नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साहित्य सागर चैनल में, जहां हम आपको हिंदी साहित्य की कालजयी रचनाओं से रूबरू कराते हैं। हमारी आज की प्रस्तुति है मुंशी प्रेमचंद जी के पहले सामाजिक उपन्यास सेवा सदन का भाग 11 और 12। दरवाजे पर आकर सुमन सोचने लगी कि अब कहां जाऊं। गजाधर की निर्दयता से भी उसे दुख न हुआ था, जितना इस समय हो रहा था। उसे अब मालूम हुआ कि मैंने अपने घर से निकलकर बड़ी भूल की। मैं सुभद्रा के बल पर कूद रही थी। मैं इन पंडित जी को कितना भला आदमी समझती थी, पर अब मुझे मालूम हुआ कि यह भी रंगे हुए सियार हैं। अपने घर के सिवा अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मुझे दूसरों की चिरौरी करने की जरूरत ही क्या? क्या मेरा कोई घर नहीं था? क्या मैं इनके घर जन्म काटने आई थी? 2-4 दिन में जब उनका क्रोध शांत हो जाता, आप ही चली जाती। ओह नारायण, क्रोध में बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो जाती है। मुझे इनके घर को भूल कर भी ना आना चाहिए था। मैंने अपने पांव में आपकी कुल्हाड़ी मारी। वह अपने मन में न जाने क्या समझते होंगे। यह सोचते हुए सुमन आगे चली, पर थोड़ी दूर चलकर उसके विचारों ने फिर पलटा खाया। मैं कहां जा रही हूं? वह अब कदापि मुझे घर में न घुसने देंगे। मैंने कितनी विनती की, पर उन्होंने एक न सुनी। जब केवल रात को कुछ घंटे की देर हो जाने से उन्हें इतना संदेह हो गया, तो अब मुझे 24 घंटे हो चुके हैं और मैं शामत की मारी वहीं आई जहां मुझे ना आना चाहिए था। वह तो अब मुझे दूर से ही दुत्कार देंगे। ये दुत्कार क्यों सहूं? मुझे कहीं रहने का स्थान चाहिए। खाने भर को किसी न किसी तरह कमा लूंगी। कपड़े भी सीऊंगी तो खाने भर को मिल जाएगा। फिर किसी की धौंस क्यों सहूं? इनके यहां मुझे कौन सा सुख था? व्यर्थ में एक बेड़ी पैरों में पड़ी हुई थी, और लोक लाज से मुझे वह रख भी लें तो उठते बैठते ताने दिया करेंगे। बस चलकर एक मकान ठीक कर लूं। भोली क्या मेरे साथ इतना भी सलूक न करेगी? वह मुझे अपने घर बार बार बुलाती थी, क्या इतनी दया भी न करेगी? अमोला चली जाऊं तो कैसा हो, लेकिन वहां पर कौन बैठा हुआ है? अम्मा मर गई, शांता है, उसी का निर्वाह होना कठिन है। मुझे कौन पूछने वाला है? मामी जीने न देंगी, छेद छेद कर मार डालेंगी। चलूं भोली से कहूं, देखूं क्या कहती है। कुछ अन हुआ तो गंगा तो कहीं नहीं गई है। ये निश्चय करके सुमन भोली के घर चली। इधर उधर ताकती थी, कहीं गजाधर ना आता हो। भोली के द्वार पर पहुंचकर सुमन ने सोचा, इसके यहां क्यों जाऊं? किसी पड़ोसिन के घर जाने से काम न चलेगा। इतने में भोली ने उसे देखा और इशारे से ऊपर बुलाया। सुमन ऊपर चली गई। भोली का कमरा देखकर सुमन की आंखें खुल गई। एक बार वह पहले भी आई थी, लेकिन नीचे के आंगन से ही लौट गई थी। कमरा फर्श मसनद चित्रों और शीशे के सामानों से सजा हुआ था। एक छोटी सी चौकी पर चांदी का पानदान रखा हुआ था। दूसरी चौकी पर चांदी की तश्तरी और चांदी का एक गिलास रखा हुआ था। सुमन ये सामान देखकर दंग रह गई। भोली ने पूछा, आज ये संदूकची लिए इधर कहां से आ रही थी? सुमन, ये राम कहानी फिर कहूंगी। इस समय तुम मेरे ऊपर कृपा करो कि मेरे लिए कहीं अलग एक छोटा सा मकान ठीक करा दो। मैं उसमें रहना चाहती हूं। भोली ने विस्मित होकर कहा, यह क्यों, शौहर से लड़ाई हो गई है? सुमन, नहीं, लड़ाई की क्या बात है? अपना जी ही तो है। जरा मेरे सामने ताको। हाँ, चेहरा साफ कह रहा है। क्या बात हुई? सुमन, सच कहती हूं, कोई बात नहीं है। अगर अपने रहने से किसी को कोई तकलीफ हो तो क्यों रहे। भोले, तो मुझसे साफ साफ कहती क्यों नहीं, किस बात पर बिगड़े हैं? सुमन, बिगड़ने की कोई बात नहीं। जब बिगड़ ही गए तो क्या रह गया? भोली, तुम लाख छिपाओ। मैं ताड़ गई। सुमन, बुरा न मानो तो कह दो। मैं जानती थी कि कभी ना कभी तुमसे खटकेगी जरूर। एक गाड़ी में कहीं अरबी घोड़ी और कहीं लद्दू टट्टू जुट सकते हैं। तुम्हें तो किसी बड़े घर की रानी बनना चाहिए था, मगर पाले पड़े खूसट के जो तुम्हारा पैर धोने लायक भी नहीं। तुम ही हो कि यूं निभा रही हो। दूसरी होती तो मियाँ पर लात मारकर कभी की चली गई होती। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारी शक्ल सूरत मुझे दी होती तो मैंने अब तक सोने की दीवार खड़ी कर ली होती। मगर मालूम नहीं तुम्हारी तबीयत कैसी है। तुमने शायद अच्छी तालीम नहीं पाई। सुमन, मैं 2 साल तक एक ईसाई लेडी से पढ़ चुकी हूं। भोली 2-3 साल की और कसर रह गई। इतने दिन और पढ़ लेती तो फिर यह ताक न लगी रहती। मालूम हो जाता कि हमारी जिंदगी का क्या मकसद है, हमें जिंदगी का लुत्फ कैसे उठाना चाहिए। हम कोई भेड़ बकरी तो नहीं कि माँ बाप जिसके गले मर्दें बस उसी की हो रहे। अगर अल्लाह को मंजूर होता कि तुम मुसीबतें झेलो तो तुम्हें परियों की सूरत क्यों देता। ये बेहुदा रिवाज यहीं के लोगों में है कि औरत को इतना जलील समझते हैं। नहीं तो और सब मुल्कों की औरतें आज़ाद हैं, अपनी पसंद से शादी करती हैं, और उससे रास नहीं आती
तो तलाक दे देती है। लेकिन हम सब वही पुरानी लकीर पीटे जा रही हैं। सुमन ने सोचकर कहा, क्या करूं बहन, लोक लाज का डर है, नहीं तो आराम से रहना किसे बुरा मालूम होता है। भोली, यह सब उसी जहालत का नतीजा है। मेरे माँ बाप ने मुझे एक बूढ़े मियाँ के गले बांध दिया था। उसके यहाँ दौलत थी और सब तरह का आराम था, लेकिन उसकी सूरत से मुझे नफरत थी। मैंने किसी तरह 6 महीने तो काटे, आखिर निकल खड़ी हुई। जिंदगी जैसी नियामत रो रो कर दिन काटने के लिए नहीं दी गई है। जिंदगी का मजा ही न मिला तो उससे फायदा ही क्या। पहले मुझे भी डर लगता था कि बड़ी बदनामी होगी, लोग मुझे जलील समझेंगे। लेकिन घर से निकलने की देरी थी, फिर तो मेरा वह रंग जमा की अच्छे अच्छे खुशामदें करने लगे। गाना मैंने घर पर ही सीखा था, कुछ और सीख लिया, बस सारे शहर में धूम मच गई। आज यहाँ कौन रईस, कौन महाजन, कौन मौलवी, कौन पंडित ऐसा है जो मेरे तलुए सहलाने में अपनी इज्जत न समझे। मंदिरों में, ठाकुर द्वारों में मेरे मुजरे हो, लोग मिन्नतें करके ले जाते हैं। इसे मैं अपनी बेइज्जती कैसे समझूं? अभी एक आदमी भेज दो तो तुम्हारे कृष्ण मंदिर के महंत जी दौड़े चले आवें। अगर कोई इसे बेइज्जती समझे तो समझा करे। सुमन, भला ये गाना कितने दिन में आ जाएगा? भोली, तुम्हें 6 महीने में आ जाएगा। यहां गाने को कौन पूछता है, धुपरद और तिल्लाने की जरूरत ही नहीं, बस चली हुई गजलों की धूम है। 2-4 ठुमड़ियां और कुछ थिएटर के गाने आ जाए और बस फिर तुम ही तुम हो। यहां तो अच्छी सूरत और मजेदार बातें चाहिए। सो खुदा ने ये दोनों बातें तुम्हें कूट कूट कर भर दी हैं। मैं कसम खाकर कहती हूँ सुमन, तुम एक बार इस लोहे की जंजीर को तोड़ दो, फिर देखो लोग कैसे दीवानों की तरह दौड़ते हैं। सुमन ने चिंतित भाव से कहा, यही बुरा मालूम होता है कि। भोली, हाँ हाँ कहो, यही कहना चाहती हो ना कि ऐरे गैरे सबसे बेशर्मी करनी पड़ती है। शुरू में मुझे भी यही झिझक होती थी, मगर बाद को मालूम हुआ कि यह ख्याल ही ख्याल है। यहाँ ऐरे गैरे के आने की हिम्मत नहीं होती, यहाँ तो सिर्फ रईस लोग आते हैं। बस उन्हें फंसाए रखना चाहिए। अगर शरीफ है तब तो तबीयत आप उससे मिल जाती है और बेशर्मी का ध्यान भी नहीं होता। लेकिन अगर उससे अपनी तबीयत न मिले तो उसे बातों में लगाए रहो, जहां तक उसे नोचते खसोटते बने नोचो खसोटो। आखिर को वह परेशान होकर खुद ही चला जाएगा, उसके दूसरे भाई और आप हंसेंगे। फिर पहले पहल तो झिझक होती ही है, क्या शौहर से नहीं होती? जिस तरह धीरे धीरे उसके साथ झिझक दूर होती है, उसी तरह यहां होता है। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे लिए एक मकान ठीक कर दो। भोली ने ताड़ लिया कि मछली चारा कुतरने लगी, अब शिस्त को कड़ा करने की जरूरत है। बोली, तुम्हारे लिए यही घर हाजिर है, आराम से रहो। सुमन, तुम्हारे साथ न रहूंगी। भोली, बदनाम हो जाओगी। क्यों? सुमन, नहीं, यह बात नहीं। भोली, खानदान की नाक तुम तो हंसी उड़ाती हो। फिर क्या, पंडित गजाधर प्रसाद पांडे नाराज हो जाएंगे? अब मैं तुमसे क्या कहूं? या सुमन के पास यद्यपि भोली का जवाब देने के लिए कोई दलील न थी। भोली ने उसकी शंकाओं का मजाक उड़ाकर उन्हें पहले से ही निर्बल कर दिया था। यद्यपि अधर्म और दुराचार से मनुष्य का जो स्वाभाविक घृणा होती है, वह उसके हृदय को डावांडोल कर रही थी। वह इस समय अपने भावों को शब्दों में न कह सकती थी। उसकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो किसी बाग में पके फल को देखकर ललचाता है, पर माली के न रहते हुए भी उन्हें तोड़ नहीं सकता। इतने में भोली ने कहा, तो कितने किराए तक का मकान चाहती हो? मैं अभी अपने मामा को बुलाकर ताकीद कर दूं। सुमन, यही 2-3 रुपए। भोली, और क्या करोगी? सिलाई का काम कर सकती हूं। और अकेली ही रहोगी? सुमन, हाँ, और कौन है? भोली, कैसी बकिसी बातें कर रही हो? अरे पगली, आंखों से देखकर अंधी बनती है। भला अकेले घर में एक दिन भी तेरा निबाह होगा? दिन दहाड़े आबरू लूट जाएगी। इससे तो 1000 दर्जे यही अच्छा है कि तुम अपने शौहर के ही पास चली जाओ। सुमन, उसकी तो सूरत देने को जी नहीं चाहता। अब तुमसे क्या छिपाऊं? अभी परसों वकील साहब के यहाँ तुम्हारा मुजरा हुआ था। उनकी स्त्री मुझसे प्रेम रखती है। उन्होंने मुझे मुजरा देखने को बुलाया और 12-1 बजे तक मुझे आने न दिया। जब तुम्हारा गाना खत्म हो चुका तो मैं घर आई। बस इतनी सी बात पर वह इतने बिगड़े कि जो मुंह में आया बकते रहे। यहां तक कि वकील साहब से भी पाप लगा दिया। कहने लगे, चली जा, अब सूरत ना दिखाना। बहन, मैं ईश्वर को बीच देकर कहती हूं, मैंने उन्हें मनाने का बड़ा यत्न किया। रोई, पर उन्होंने घर से निकाल ही दिया। अपने घर में कोई नहीं रखता तो क्या जबरदस्ती है। वकील साहब के घर गई कि 10-5 दिन रहूंगी, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। पर इस निर्दयी ने वकील साहब को बदनाम कर डाला। उन्होंने मुझे कहला भेजा कि यहां से चली जाओ।
बहन और सब दुख था, पर यह संतोष तो था कि नारायण इज्जत से निभाए जाते हैं। पर कलंक की कालिक मुंह में लग गई। अब चाहे सिर पर जो कुछ पड़े, मगर उस घर में न जाऊंगी। ये कहते कहते सुमन की आंखें भर आईं। भोली ने दिलासा देकर कहा, अच्छा, पहले हाथ मुंह तो धो डालो, कुछ नाश्ता कर लो, फिर सलाह होगी। मालूम होता है कि तुम्हें रात भर नींद नहीं आई। सुमन, यहां पानी मिल जाएगा? भोली ने मुस्कुराकर कहा, सब इंतजाम हो जाएगा। मेरा कहार हिंदू है, यहाँ कितने ही हिंदू आया करते हैं, उनके लिए एक हिंदू कहार रख लिया है। भोली की बूढ़ी मामी सुमन को गुसलखाने में ले गई। वहां उसने साबुन से स्नान किया। तब मामी ने उसके बाल गूंथे, एक नई रेशमी साड़ी पहनने के लिए लाई। सुमन जब ऊपर आई और भोली ने उसे देखा तो मुस्कुराकर बोली, जरा जाकर आईने में मुंह देख लो। सुमन शीशे के सामने गई। उसे मालूम हुआ कि सौंदर्य की मूर्ति सामने खड़ी है। सुमन अपने को इतना सुंदर न समझती थी। लज्जायुक्त अभिमान से मुखकमल खिल उठा और आंखों में नशा छा गया। वह एक कोच पर लेट गई। भोली की अपनी मामी से कहा, क्यों जहूरन, अब तो सेठ जी आ जाएंगे पंजे में। जहूरन बोली, तलुए सहलाएंगे, तलुए। थोड़ी देर में कहार मिठाइयां लाया। सुमन ने जलपान किया, पान खाया और फिर आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने मन में कहा, यह सुख छोड़कर उस अंधेरी कोठरी में क्यों रहूं। भोली ने पूछा, गजाधर शायद मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पूछे तो क्या कह दूंगी। सुमन ने कहा, कहला देना कि यहां नहीं है। भोली का मनोरथ पूरा हो गया। उसे निश्चय हो गया कि सेठ बलभद्रदास, जो अब तक मुझसे कन्नी काटते फिरते थे, इस लावण्यमयी सुंदरी पर भ्रमर की भांति मंडराएंगे। सुमन की दशा उस लोभी डॉक्टर की सी थी जो अपने किसी रोगी मित्र को देखने जाता है और फीस के रुपए अपने हाथों में नहीं लेता। संकोचवश कहता है, इसकी क्या जरूरत है, लेकिन रुपए जब उसकी जेब में डाल दिए जाते हैं तो हर्ष से मुस्कुराता हुआ घर की राह लेता है। पद्म सिंह के एक बड़े भाई मदन सिंह थे। घर का कामकाज देखते थे, थोड़ी सी जमींदारी थी, कुछ लेन देन करते थे। उनके एक ही लड़का था जिसका नाम सदन सिंह था। सत्री का नाम भामा था। माँ बाप का इकलौता लड़का बड़ा भाग्यशाली होता है। उसे मीठे पदार्थ खूब खाने को मिलते हैं, किंतु कड़वी ताड़ना कभी नहीं मिलती। सदन बाल्यकाल में डीठ, हठी और लड़ाकू था। वयस्क होने पर वह आलसी, क्रोधी और बड़ा उद्दंड हो गया। माँ बाप को यह सब मंजूर था। वह चाहे कितना ही बिगड़ जाए, पर आंख के सामने से न चले। उससे एक दिन का बिछोह भी न सह सकते थे। पद्म सिंह ने कितनी बार अनुरोध किया कि इसे मेरे साथ जाने दीजिए, मैं इसका नाम अंग्रेजी मदरसे में लिखा दूंगा, किंतु माँ बाप ने कभी स्वीकार नहीं किया। सदन ने अपने कस्बे ही के मदरसे में उर्दू और हिंदी पढ़ी थी। भामा के विचार में उसे इससे अधिक विद्या की जरूरत नहीं थी। घर में खाने को बहुत है, वन वन पत्ती कौन तुड़वाए, बला से न पड़ेगा, आंखों से देखते तो रहेंगे। सदन अपने चाचा के साथ जाने के लिए बहुत उत्सुक रहता था। उनके साबुन, तौलिए, जूते, स्लीपर, घड़ी और कॉलर को देखकर उसका जी बहुत लहराता। घर में सब कुछ था, पर यह फैशन की सामग्रियां कहाँ। उसका जी चाहता मैं भी चचा की तरह कपड़ों से सुसज्जित होकर टमटम पर हवा खाने निकलूं। वह अपने चचा का बड़ा सम्मान करता था, उनकी कोई बात न टालता। माँ बाप की बातों पर कान धरता, प्राय सम्मुख विवाद करता, लेकिन शाह के सामने वह शराफ्त का पुतला बन जाता था। उनके ठाट बाट ने उसे वशीभूत कर लिया था। पद्म सिन्हा घर आते तो सदन के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और जूते लाते। सदन इन चीजों पर लहालोट हो जाता। होली के दिन पद्म सिन्हा अवश्य घर आया करते थे। अब की भी एक सप्ताह पहले उनका पत्र आया था कि हम आएंगे। सदन रेशमी अचकन और वार्निशदार जूते के स्वप्न देख रहा था। होली के एक दिन पहले मदन सिंह ने स्टेशन पर पालकी भेजी, प्रातःकाल भी, संध्या भी। दूसरे दिन भी दोनों जून सवारी गई, लेकिन वहां तो भोलीबाई के मुजरे की ठहर चुकी थी। घर कौन आता? ये पहली होली थी कि पद्म सिन्हा घर नहीं आए। भामा रोने लगी। सदन के नैराश्य की तो सीमा ही न थी, नन कपड़े नन लत्ते, होली कैसे खेले। मदन सिंह भी मन मारे बैठे थे। एक उदासी सी छाई हुई थी। गांव की रमनियां होली खेलने आई। भामा को उदास देखकर तसल्ली देने लगी। बहन, पराया कभी अपना नहीं होता। वाह, वहां दोनों जने शहर की बहार देखते होंगे, गांव में क्या करने आते। गाना बजाना हुआ, पर भामा का मन न लगा। मदन सिंह होली के दिन खूब भांग पिया करते थे। आज भांग छुई तक नहीं। सदन सारे दिन नंगे बदन मुंह लटकाए बैठा था। संध्या को जाकर मां से बोला, मैं चचा के पास जाऊंगा। भामा, वहां तेरा कौन बैठा हुआ है? सदन, क्यों, चचा नहीं है? भामा, अब वह चचा नहीं है, वहां कोई तुम्हारी बात भी न पूछेगा। सदन, मैं तो जाऊंगा। भामा, एक बार कह दिया, मुझे दिक मत करो, वहां जाने को मैं न कहूंगी। ज्यों ज्यों भामा मना करती थी, सदन जिद पकड़ता था।
अंत में वह झुंझुलाकर वहां से उठ गई। सदन भी बाहर चला आया। जिद सामने की चोट नहीं सह सकती, उस पर बगली वार करना चाहिए। सदन ने मन में निश्चय किया कि चाचा के पास भाग चलना चाहिए। न जाऊं तो ये लोग कौन मुझे रेशमी अचकन बनवा देंगे। बहुत प्रसन्न होंगे तो एक नैनसुख का कुर्ता सिलवा देंगे। एक मोहनमाला बनवाई है तो जानों की जग जीत लिया। एक जोशन बनवाया है तो सारे गांव में दिखाते फिरते हैं, मानो अब मैं जोशन पहनकर बैठूंगा। मैं तो जाऊंगा, देखूं कौन रोकता है। ये निश्चय करके वह अवसर ढूंढने लगा। रात को सब लोग सो गए तो चुपके से उठकर घर से निकल खड़ा हुआ। स्टेशन वहां से 3 मील के लगभग था। चौथ का चांद डूब चुका था, अंधेरा छाया हुआ था। गांव के निकास पर बांस की एक कोठी थी। सदन वहां पहुंचा तो कुछ चूं चूं की आवाज सुनाई दी। उसका कलेजा सन्न रह गया, लेकिन शीघ्र ही मालूम हो गया कि बांस आपस में रगड़ खा रहे हैं। जरा और आगे एक आम का पेड़ था। बहुत दिन हुए इस पर से एक खुरमी का लड़का गिरकर मर गया था। सदन यहां पहुंचा तो उसे शंका हुई, जैसे कोई खड़ा है। उसके रोंगटे खड़े हो गए, सिर में चक्कर सा आने लगा, लेकिन मन को संभालकर जरा ध्यान से देखा तो कुछ न था। लपक कर आगे बढ़ा, गांव से बाहर निकल गया। गांव से 2 मील पर पीपल का एक वृक्ष था। यह जनश्रुति थी कि वहां भूतों का अड्डा है। सबके सब उसी वृक्ष पर रहते हैं। एक कमली वाला भूत उनका सरदार है। वह मुसाफिरों के सामने काली कमली ओढ़े, खड़ाऊं पहने आता है और हाथ फैलाकर कुछ मांगता है। मुसाफिर ज्यों ही देने के लिए हाथ बढ़ाता है, वह अदृश्य हो जाता है। मालूम नहीं इस क्रीड़ा से उसका क्या प्रयोजन था। रात को कोई मनुष्य उस रास्ते से अकेले न आता, और जो कोई साहस करके चला जाता वह कोई न कोई अलौकिक बात अवश्य देखता। कोई कहता गाना हो रहा था, कोई कहता पंचायत बैठी हुई थी। सदन को अब यही एक शंका और थी। उसका हियाब बर्फ के समान पिघलता जाता था। जब एक फरलांग शेष रह गया तो उसके पग न उठे। जमीन पर बैठ गया, सोचने लगा कि क्या करूं। चारों ओर देखा, कहीं कोई मनुष्य न दिखाई दिया। यदि कोई पशु ही नजर आता तो उसे धैर्य हो जाता। आध घंटे तक वह किसी आने जाने वाले की राह देखता रहा, पर देहात का रास्ता रात को नहीं चलता। उसने सोचा कब तक बैठा रहूंगा, 1 बजे रेल आती है, देर हो जाएगी तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। अतएव वह हृदय में बल का संचार करके उठा और रामायण की चौपाइयां उच्च स्वर में गाता हुआ चला। भूत प्रेत के विचार को किसी बहाने से दूर रखना चाहता था, किंतु ऐसे अवसरों पर गर्मी की मक्खियों की भांति विचार टालने से नहीं टालता। फिर आ पहुंचे। निदान व सघन वृक्ष सामने दिखाई देने लगा। सदन ने उसकी ओर ध्यान से देखा। रात अधिक जा चुकी थी, तारों का प्रकाश भूमि पर पड़ रहा था। सदन को वहां कोई वस्तु न दिखाई दी। उसने और भी ऊंचे स्वर में गाना शुरू किया। इस समय एक एक रोम सजग हो रहा था। कभी इधर ताकता, कभी उधर। नाना प्रकार के जीव दिखाई देते, किंतु ध्यान से देखते ही लुप्त हो जाते। अकस्मात उसे मालूम हुआ कि दाहिनी ओर कोई बंदर बैठा हुआ है। कलेजा सन्न हो गया, किंतु क्षण मात्र में बंदर मिट्टी का ढेर बन गया। जिस समय सदन वृक्ष के नीचे पहुंचा, उसका गला थरथराने लगा, मुंह से आवाज न निकली। अब विचार को बहलाने की आवश्यकता भी न थी। मन और बुद्धि की सभी शक्तियों का संचय परमावश्यक था। अकस्मात उसे कोई वस्तु दौड़ती नजर आई। यह उछल पड़ा। ध्यान से देखा तो कुत्ता था, किंतु वह सुन चुका था कि भूत कभी कभी कुत्तों के रूप में भी आ जाया करते हैं। शंका और भी प्रचंड हुई। सावधान होकर खड़ा हो गया, एंस्पायर जैसे कोई वीर पुरुष शत्रु के वार की प्रतीक्षा करता है। कुत्ता सिर झुकाए चुपचाप कतरा कर निकल गया। सदन ने जोर से डांटा, धत। कुत्ता दुम दबाकर भागा। सदन कई पग उसके पीछे दौड़े। भय की चरम सीमा ही साहस है। सदन को विश्वास हो गया कुत्ता ही था। भूत होता तो अवश्य कोई नन कोई लीला करता। भय कम हुआ, किंतु यह वहां से भागा नहीं। वह अपने भीरू हृदय को लज्जित करने के लिए कई मिनट तक पीपल के नीचे खड़ा रहा। इतना ही नहीं, उसने पीपल की परिक्रमा की और उसे दोनों हाथों से बलपूर्वक हिलाने की चेष्टा की। यह ऊपर पत्थर, नीचे पानी। एक जरा सी आवाज, एक जरा सी पत्ती की खड़कन उसके जीवन का निपटारा कर सकती थी। इस परीक्षा से निकलकर सदन अभिमान से सिर उठाए आगे बढ़ा। अगर यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।